नमस्कार, राष्ट्रबोध में मैं पवन केसवानी। राजनीति में सहजता, शालीनता और विनम्रता काफ़ी गहरे मायने रखती है, लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति में जिस तरह से खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह की आपसी वैमनस्यता और कटुता बढ़ती जा रही है, उससे इतर टी.एस. सिंहदेव एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी शालीनता तो नहीं छोड़ी, लेकिन बगावत का अंदाज भी वो शालीनता से करते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि उनकी ऐसी राजनीति को छत्तीसगढ़ के मौजूदा डिप्टी सीएम विजय शर्मा बखूबी समझ गए हैं। इसलिए उन्होंने 4 साल पुरानी घटना को याद करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा। वो पत्र मीडिया के लिए सार्वजनिक भी उपलब्ध करवा दिया गया, जिसमें साफ तौर पर समझाया गया था कि जुलाई 2022 में उस समय के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव किस तरह से भूपेश बघेल की सरकार में रहते हुए उनके साथ बगावत कर रहे थे और ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 2.5 साल वाला कार्यकाल तो जून 2021 में समाप्त हो गया था। 1 साल तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन जब उनकी बात उनकी पार्टी फोरम यानी गांधी दरबार में नहीं मंजूर करवाई गई, उनसे किया गया वादा जब पूरा नहीं किया गया, तो उन्होंने ये तरीका चुना। दरअसल मुद्दा बनाया गया पीएम आवास योजना को लेकर, जहां उस समय की भूपेश बघेल सरकार को सिर्फ 40% अंशदान देना था, 60% केंद्र सरकार को देना था। सवाल था 18 लाख छत्तीसगढ़ के गरीब और जरूरतमंद परिवारों का जिन्हें पीएम आवास देना था, लेकिन उस समय की भूपेश बघेल सरकार ने साफ तौर पर अपना 40% अंशदान देने से इनकार कर दिया और केंद्र की ओर से जो प्रस्ताव आया था उसे भी वापस लौटा दिया। यहाँ टी.एस. सिंहदेव की भूमिका को समझना होगा। वो पार्टी में रहकर पार्टी की नीतियों का और अपनी सरकार का विरोध भी कर रहे थे और खुद की शालीन छवि को दिखाते हुए ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से जनता के लिए उनके दिल में कितना सम्मान और दर्द है। ये वो टी.एस. सिंहदेव ही थे जो चुनाव के एंड पहले यानी विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में था और 14 सितंबर 2023 को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। उनका अपना निजी अनुभव यह था कि केंद्र से जितना मांगा गया केंद्र दिल खोल कर देती थी, लेकिन पीएम आवास के मुद्दे पर मौजूदा समय में जिस तरह का राजनीतिक घमासान छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है, तो ऐसे में टी.एस. सिंहदेव का ये 2.5 साल पुराना बयान ध्यान से सभी को न केवल सुन लेना चाहिए बल्कि समझ लेना चाहिए। राजनीति में क्या कुछ नहीं हो जाता। केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है। और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। तो आपने ध्यान से सुना, बाबा साहब कह रहे थे कि केंद्र ने कभी कोई असहयोग नहीं किया। ये वो बाबा साहब ही थे जो अच्छी तरह से ये समझाने में सक्षम थे कि किस तरह से जोर का झटका धीरे से दिया जाता है। अपनी ही उस समय की सरकार और भूपेश बघेल को आईना दिखाने में वो तब भी पीछे नहीं रहे और मौजूदा दौर में भी जब ये चिट्ठी सामने आई है तब भी बड़ी शालीनता से भाजपा का ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका शुक्रिया जरूर है। बाकी जहाँ तक उन्हें पत्र में लिखा, ये सही है कि उस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे और क्योंकि मैं विभाग का मंत्री था, मुझे ऐसा लगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ एक आवश्यक काम, तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए। और भूपेश जी को मैंने वो कहा था, उन्होंने स्वीकार किया। एक तरफ बाबा साहब हैं जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो इस पत्र को और बाबा साहब को भी झूठा बताने पर तुले हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है और जिस तरह से आवास को लेकर उन्होंने पत्र जारी किया है वो सरासर पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। ये पीएम आवास का ही मुद्दा था जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले संजीवनी देने का काम किया। उस समय सीजीपीएससी का घोटाला भी उजागर नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 15 मार्च 2023 को विधानसभा घेराव का निर्णय इसी पीएम आवास के मुद्दे पर लिया था। उस समय छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी थे ओम माथुर और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे डॉक्टर रमन सिंह। ग्राउंड जीरो पर मैंने इन दोनों से बातें की थी
थी। काफी गहराई से समझने के बाद हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि पीएम आवास का मुद्दा किस तरह से उस समय की कांग्रेस सरकार की दुखती रग थी, जिससे सबसे पहले दबा दिया था टीएस सिंहदेव ने। अब ये जो भाजपा का विधानसभा घेराव 15 मार्च 2023 को हुआ था, ये उस समय का एक पूरी तरह सक्सेस आंदोलन था, लेकिन वहां भी बाबा साहब के सरगुजा से एकदम दुश्मनों की तरह व्यवहार करने वाले भूपेश बघेल के बेहद करीबी अमरजीत भगत अपने दम और अहंकार में ये साफ तौर पर कह रहे थे कि यदि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई तो अपनी मूछें कटवा लेंगे। अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूछ मुड़वा दूंगा। अमरजीत भगत की तरफ जब भी ध्यान जाता है तो उनकी मूछें याद आती है। उनकी मूछें तो नहीं कटी, लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने अपना दम नहीं छोड़ा था। उनके अपोनेंट थे राजकुमार टोप्पो, जो कि बीएसएफ के एक जवान थे। भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें प्रत्याशी बना रही थी तब अमरजीत भगत ने कहा था, सैनिकों का काम तो बॉर्डर में होता है, चुनाव में उनका क्या काम होगा। आखिरकार राजकुमार टोप्पो ने उन्हें पटकनी दे दी। राजनीति में इस तरह के घमंड को जनता भी ये बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन अब आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा, जब टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया था तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। वो पत्र मीडिया को भी सार्वजनिक हो गया था, बाकायदा सरकारी पत्र जारी हुआ था, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि इस तरह का कोई इस्तीफा भी हुआ है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया है सर, उसके संदर्भ में पंचायत मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है। यानी छोटे मियाँ बड़े मियाँ सभी इसी तरह के घमंड में थे। आम जनता को शायद ये बेवकूफ़ समझ रहे थे, जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, जिस तरह का दम्भ भर रहे थे। टीएस सिंहदेव और उनकी टीम अच्छी तरह से समझ रही थी और खासकर सरगुजा की जनता भी समझ रही थी। यही कारण रहा कि चुनाव परिणाम जब आया तो सरगुजा संभाग में 2018 के चुनाव में सभी 14 की 14 सीटें जहां कांग्रेस की थी, ठीक बाजी उलट गई। 2023 में 14 की 14 सीटें भाजपा की झोली में चले गई। यहां तक खुद टीएस सिंहदेव भी चुनाव हार गए। ऐसे बदले हुए हालात में जनता भी खूब समझ रही है कि उनके लिए कौन कितना काम करता है। अब आप सोचिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जो पत्र लिखा है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, 10,60,000 ये मकान बनाकर दे दिए हैं और प्रक्रिया में कई लाखों मकान हैं। दरअसल पीएम आवास भारतीय जनता पार्टी की मोदी गारंटी का हिस्सा था। 13 दिसंबर 2023 को जब विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, साथ में 2 डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने भी शपथ ली थी। उस शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर ही पीएम आवास को कैबिनेट से मंजूरी दी गई थी। उस तारीख से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ के जगह जगह तेजी से पीएम आवास का काम चल रहा है। इस बारे में डिप्टी सीएम अरुण साव की बातों पर गौर करना चाहिए। टीएस सिंहदेव जी की उनकी सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया था। 18 लाख लोगों को उनके पक्का मकान से वंचित किया था, इसलिए याद आएगी। और इन 2-2.5 साल से कम के समय में हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10,60,000 आवास पूरे कर दिए हैं। जब नई सरकार बनी थी तब 18,12,742 पीएम आवास बनाने का संकल्प लिया गया था। उस संकल्प की दिशा में आधे से ज्यादा संकल्प पूरा हो चुका है। अब यह समझना होगा कि आखिर विजय शर्मा ने इस तरह से टीएस सिंहदेव का नाम क्यों लिखा, और नाम लिखा तो उन्हें मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और ये पत्र मीडिया तक कैसे पहुंच गया, इसे भी गहराई से समझना होगा। लेकिन उससे पहले इस पत्र में जो लिखा है उस पर यदि गौर किया जाए तो जैसा कि इस पत्र में आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस पत्र में लिखा है, सरकार ने 26,908 करोड़ रुपए की राशि बजट के माध्यम से पीएम आवास के लिए मंजूर की थी। सरकार गठन के बाद 2.5 वर्षों में 10,60,000 से अधिक आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। 2025 की अप्रैल से अक्टूबर के बीच हर दिन 2,000 मकान बनाए गए। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 1,600 से अधिक आवास हर दिन पूरे किए जा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में
छत्तीसगढ़ ने अकेले इस वर्ष 6 लाख से अधिक आवास बनाकर पूरे कर लिए हैं। इन आवास निर्माण के दौरान महिला स्व सहायता समूह ने आगे बढ़कर डीलर दीदी और रानी मिस्त्री के रूप में काम संभाला, जिनसे हजारों महिलाएं लखपति दीदी बनी। अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से गाँव में छोटे छोटे लेन देन सुलभ हुए। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पीएम आवास को लेकर नारा दिया था, मोर आवास मोर अधिकार। शायद इस नारे को लोगों ने भी हाथों हाथ लिया, टीएस सिंहदेव ने भी लिया होगा, तभी तो उन्होंने बड़ी ही साफगोई से अपने इस्तीफे के 4 साल बाद भी इस बात के लिए भाजपा को धन्यवाद दिया है। ऐसे धन्यवाद कितने गहरे मायने रखते हैं ये आप भी समझ रहे होंगे और कांग्रेस और भाजपा के दोनों के रणनीतिकार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यदि आपको ये अंदर खाने की बात समझ में आ जाए तो कमेंट कीजिएगा। वैसे आपको यहाँ समझना होगा कि राहुल गांधी ने वादा किया था टीएस सिंहदेव को प्रधानमंत्री बनाने का, लेकिन भूपेश बघेल ने जिस तरह से अपना प्रभाव जमाया, अधिकांश विधायकों को अपने साथ मिलाया और पूरे 5 साल तक जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने रहे, शायद वो बातें आज तक राहुल गांधी भी नहीं भूले होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ताजा तस्वीर है, इस पर आप गौर करें। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। भूपेश बघेल का अभिवादन भी राहुल गांधी किस तरह से अस्वीकार कर रहे हैं। तो शायद अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टीएस सिंहदेव ऐसा धन्यवाद किनके लिए दे रहे हैं, यानी कहीं है निगाहें, कहीं है निशाना। क्या कहना है आपको इस बारे में, खोल के कहिएगा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। क्या ख्याल है आपको इस बारे में? जो लिखना है दिल खोल कर लिखिएगा। नमस्कार।